राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मणिपुर में इतना बड़ा जो हिंसा हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। परीक्षा की दृष्टि से मणिपुर का स्टेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मणिपुर पर विशेष नज़र रखें। साथ ही साथ जो हिंसा हो रही है वो हिंसा के पीछे का कारण क्या है, आइए एक एक करके बिंदुवार चर्चा करते हैं। कई सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ जनरेट किया है। सबसे पहले तो देखते हैं थोड़ा सा परिचय मणिपुर के बारे में, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा ही जाएगा। तो मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जो आज़ाद भारत से पहले एक रियासत थी, उसके बाद भारत में शामिल हुआ। मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। मणिपुर का जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो L.A. गणेशन हैं। मुख्यमंत्री N. बीरेन सिंह हैं जो भाजपा पार्टी से आते हैं। सदस्य की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा सीट 60 है, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। हाई कोर्ट मणिपुर है। अभी जल्द ही हाई कोर्ट यहाँ पे 2012-13 में स्थापित हुआ है। यहाँ पे एक फेमस है लोकटक झील। लोकटक झील के बारे में याद रखिए, अक्सर पूछा जाता है लोकटक झील भारत में कहाँ है, तो मणिपुर में है। ठीक, उसके बाद मणिपुर का नाम मणिपुर क्यों पड़ा, तो मणिपुर का नाम से ही क्लियर है। ठीक है, मणि मतलब आभूषण से है कि आभूषणों का प्रदेश है, इसीलिए इसका नाम मणिपुर रखा गया है। खैर चलिए, मणिपुर जल क्यों रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे का। बड़ी दयनीय स्थिति इस समय मणिपुर की है। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। आइए देखते हैं। मेन समस्या आरक्षण को लेकर के समझिए। मेन समस्या क्या है, रिजर्वेशन को लेकर। वहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि मणिपुर एक पहाड़ी एरिया है। कैसा एरिया है, पहाड़ी एरिया है। तो कुछ लोग वहाँ पहाड़ पे रह रहे हैं। पहाड़ पे जो लोग रह रहे हैं वो वहाँ के आदिवासी लोग हैं। ठीक है, वहाँ के आदिवासी लोग हैं जो पहाड़ पे रह रहे हैं, क्योंकि आदिवासी जो हैं वो पहाड़ पे ही मिलेंगे, जंगलों में ही मिलेंगे आपको रहते हुए। और जो घाटी है, घाटी मतलब पहाड़ों के बीच जो थोड़ा बहुत मैदानी एरिया है, वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। तो वहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं, किस जनजाति के लोग, ये विष्णुप्रिया, मैतेई। ठीक है, मैतेई जनजाति भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, मैतेई भी मिलेगा। ठीक है, तो ये जनजातियाँ घाटी में रहती हैं। घाटी में, घाटी का मतलब थोड़ा सा समतल एरिया। ये लोग मूल निवासी हिंदू हैं, मतलब ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। मैतेई जनजाति बहुसंख्यक है। वहाँ पे 53% लगभग इनकी जनसंख्या है, तो बहुसंख्यक तो ऐसे भी हो गया। ये लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं। ठीक है, यहाँ पे धान वगैरह की खेती भी अच्छे से होगी, क्योंकि घाटी में निवास करते हैं। तो घाटी में पहाड़ों से पानी अभी हमेशा आते रहते हैं, बहते रहते हैं। तो यहाँ पे धान की खेती होती है। आर्थिक रूप से संपन्न है ये लोग। ठीक है, और ये लोग हर तरह से लगभग संपन्न हैं। ठीक है, संख्या में भी ज़्यादा है। जो कुकी एवं नागा जनजाति है, नागा मतलब ये नंगे रहने वाले लोग, ये सब आदिवासी हैं। ठीक है, ये सब ईसाई धर्म को मानते हैं। किस धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं। ये कहाँ पे रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। मैंने लिखा मुख्यतः ये पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। हाँ, थोड़े बहुत घाटी में भी मिल जाएंगे, और मैतेई जनजाति भी थोड़ी बहुत पहाड़ों पे कहीं कहीं मिल जाएंगे, लेकिन प्रमुख तौर से ये सब पर्वतीय क्षेत्रों पर रहते हैं, यानी पहाड़ों पे, जंगलों में, और ये मैदानी भागों में रहते हैं, जिसको घाटी कहा गया। ठीक, अब समस्या क्या है, समस्या ये वहाँ के आदिवासी हैं, कुकी एवं नागा जनजाति हैं। इन लोगों को वहाँ पे आरक्षण मिला हुआ है। आरक्षण मिला हुआ है तो नौकरी में भी कुछ इनकी भागीदारी हो जाती है, क्योंकि ये लोग उतने जो है आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, बौद्धिक रूप से भी संपन्न नहीं है। तो जाहिर इसी कारण है कि जंगल में रह रहे हैं सब ये लोग। आर्थिक बौद्धिक रूप से संपन्न है तो जाहिर बात है राजनीति में भी और नौकरियों पे भी इनका कब्जा इन लोगों की संख्या में ज़्यादा होगा, नो डाउट। तो कुकी एवं नागा जनजाति के जो लोग हैं, इन लोगों को वहाँ पे अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, SC कैटेगरी में रखा गया है। अब SC कैटेगरी में रखा गया है तो इनको बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन भी मिल रहा होगा वहाँ पे, जाहिर सी बात है। इन लोगों की ज़मीनें, जैसे ये मैतेई लोग हैं तो ये लोग यहाँ पे नहीं खरीद सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र पे ये लोग, मैतेई जनजाति के लोग वहाँ पे ज़मीनें नहीं खरीद सकते, ऐसे कानून बने हुए हैं, रोक है, जो जिससे इनका जो है वहाँ का रहन सहन, पूरा अपना जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना होने पाए। हाँ, एक चीज़ और समझना, मणिपुरी एक भाषा भी है।
ठीक है। 1992 में मणिपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक भाषा के रूप में जोड़ दिया गया है, तो ध्यान रखना ये, ठीक। उसके बाद अब समस्या क्यों आई? समस्या यह आई कि एक वहाँ पे संगठन बनाया गया था, अनुसूचित जनजाति मांग समिति। ये मांग समिति लगभग पिछले 10 सालों से वहाँ पे मैतेई जनजाति को एससी का दर्जा दिलाने के लिए मांग कर रही है, 10 साल से मांग कर रही थी, ठीक। तो वहाँ के हाई कोर्ट ने, अब ये डेट वगैरह थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, 19 अप्रैल को हाई कोर्ट ने सरकार को, मणिपुर हाई कोर्ट ने वहाँ के सरकार को यानी एन बीरेन सिंह को निर्देश दिया कि आप इनको अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डालिए, ठीक है, आप इस पर विचार करिए, ये निर्देश दे दिया एक तरह से। अब जैसे ही निर्देश दिया गया, तुरंत कुकी एवं नागा जनजातियों में जो है आग का गोला दौड़ गया। यानी ये सब इनको लगा कि जैसे ये लोग जनजाति क्षेत्र में शामिल होंगे तो हमारी ज़मीनें भी छीन लेंगे, फिर नौकरी में जो हमें थोड़ा बहुत आरक्षण के नाम से हम लोग आ रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लोग सब हावी हो जाएंगे, ये भी जनजाति अनुसूचित जनजाति हो जाएंगे। तो वहाँ पे बवाल होना शुरू हो गया। बवाल होना शुरू हो गया तो देखिए मैंने लिखा भी है कि 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम था, ठीक है, जिम वगैरह का उद्घाटन करना था, तो वहाँ पर भी इन लोगों ने है जाके फूंक दिया, उसको जला दिया विरोध में। अब जब विरोध किया तो फिर ये विरोध अब धीरे धीरे हिंसा का रूप लेना शुरू हो गया। इधर से भी लोग आग बबूला हो गए, इधर से लोग, इन लोगों को फ़ायदा हो रहा था, तो अब ये लोग विरोध कर रहे हैं तो ये लोग भी आग बबूला होंगे। इन लोगों की संख्या बड़े पैमाने पे है, इन लोगों की संख्या कम पैमाने पे है। तो इधर से एक संगठन ने इन लोगों की तरफ से इसका विरोध करने के लिए जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि इन लोगों को जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, एक जो है मार्च निकाला था। एक मार्च निकाला, बड़ी संख्या में लगभग 60,000 लोगों का प्रदर्शन हुआ था। 60,000 लोग इकट्ठा हो गए, नहीं समझे, इन पूरी जनजातियां इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि अब इनका सब कुछ छीनने वाला था, जाहिर सी बात है। तो ये लोग अब नहीं इकट्ठा होंगे तो इकट्ठा कब होंगे? ऐसी स्थिति में जरा समझिए, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन इसी डेट से शुरू हो गया है। सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही, अभी सरकार पे आते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको। उसके बाद जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है, वहाँ जिम को जला दिया जाता है, उसके बाद भी 60,000 लोगों का फिर प्रदर्शन निकलता है, मार्च निकलता है, और वहाँ पे इन लोगों को ये पता चलता है, मतलब ये सुनाई देता है कि मैतेई जनजाति के लोगों ने इन लोगों के घरों को जला दिया है, मतलब कुछ घरों में आग वगैरह लगा दिया होगा। तो ये इन लोगों को मिलता है, 60,000 लोगों की संख्या होती है, ये लोग भी इन पे धावा बोलते हैं, इन लोगों के भी घर जलाए जाते हैं। तो अब इन लोगों के भी घर जलाए जा रहे हैं, इधर भी घर जलाए जा रहे हैं, मार काट शुरू हो गया है, ठीक है, मार काट शुरू हो गया है। उसके बाद फिर ये लोग क्या करते हैं, 3 मई 4 मई की डेट में ये लोग बड़ी संख्या में फिर, मतलब इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, फिर इधर के लोग बड़ी संख्या में ये लोग इन लोगों के यहाँ हमला कर देते हैं पहाड़ी क्षेत्रों पे, और यहाँ से लोगों को पकड़ के महिला वगैरह को लेकर के आते हैं। उधर से सुनने में आया कि पुलिस की गाड़ी जा रही थी, जो महिलाओं को इन लोगों से बचा लिया था, छीन लिया था, लेकिन फिर इन लोगों ने महिलाओं को छीन लिया, अपने कब्जे से ले लिया, और जो उनके भाई बहन सब विरोध कर रहे थे उनको गोलियां मार दी गई। महिलाओं को भी गोली मारने की बात आई, इनको नंगा घुमाया गया महिलाओं को, जिसमें आप लोगों ने वीडियो वायरल हुआ जाके 19 जुलाई को वीडियो वायरल होता है। घटना 3 मई का है, FIR 18 मई को दर्ज होता है। जरा समझिए, घटना 3 मई का है, 18 मई को FIR दर्ज होता है, यानी नंगा घुमाए जाने की घटना 3 मई की है, 18 मई को FIR दर्ज होता है। लगभग 15 दिन लग जाता है FIR दर्ज करने में। इसका मतलब है कि FIR दर्ज नहीं की जा रही है इन लोगों की, ठीक है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है इधर से कि FIR दर्ज ना की जाए। फिर 19 जुलाई को वीडियो वायरल हो जाता है, ठीक है, वीडियो वायरल होता है, सरकार हरकत में आती है, केंद्र से लेकर राज्य पूरा देश जो है इसको घटना को लेकर निंदा करना शुरू कर देता है। अब प्रश्न यहाँ पे ये है कि जिस तरह से महिलाओं को नंगा घुमाया गया हो तो सब लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, उसमें हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब घटना ये है कि ये जब 19 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट का निर्देश आता है
ठीक है, मैं डेट आगे पीछे थोड़ा हो सकता है 2-4 दिन, उसका कोई इशू नहीं है। जब निर्देश आता है तुरंत ही कुकी एवं नागा जनजातियाँ हिंसा करना शुरू कर देती हैं, तो सरकार कर क्या रही थी? सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी थी? सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। 21 अप्रैल को, अब फिर जरा समझिएगा, यहाँ पे एक आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी भी इधर ही हिंदू समाज से ही आते हैं, ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी भी इधर का ही समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और ये भी कहानी आई है कि जब ये घटना शुरू हो रही थी तो इधर के मुख्यमंत्री यानी पार्टी के मुख्यमंत्री, सत्ता पार्टी के मुख्यमंत्री भी मैतेई जनजाति का जो है समर्थन कर रहे थे, और जो आरक्षण देने का निर्देश हुआ था उसका समर्थन कर रहे थे। विधायक लोग भी समर्थन कर रहे थे। फिर जरा समझिए, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को, जहाँ पे जिम का उद्घाटन करना था, उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। फिर 60,000 लोगों का प्रदर्शन निकलता है, तो सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी क्यों है? इतने बड़े मामले को लेकर वैसे भी कहीं भी रिजर्वेशन वगैरह का मामला होता है तो सरकार बड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर इधर से प्रदर्शन हो रहा है, मार काट शुरू, 19 अप्रैल से शुरू हो करके आज 19 जुलाई का समय आ गया। केंद्र सरकार को इस पर डायरेक्शन देना चाहिए। केंद्र सरकार को बहुत पावर है, आप समझ रहे हैं, केंद्र सरकार को बहुत पावर है। संविधान में एक आर्टिकल है 365, आर्टिकल 365 है, आर्टिकल 355 है। 355 में केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है, गार्जियन के रूप में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर राज्यों को संविधान के अनुसार चलाए। अगर लगता है कि कोई राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है तो वहाँ की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में तब तक के लिए ले सकती है जब तक वहाँ शासन व्यवस्था नए सिरे से बहाल ना हो जाए, व्यवस्था फिर से लाइन पे ना आ जाए, तब तक के लिए। इसके लिए सरकार को यानी शासन व्यवस्था को हाथ में लेने की भी पावर है 355 में, और इसके लिए डायरेक्शन इशू करने की भी पावर है 365 में। उसके बाद भी अगर राज्य सरकार ना माने, चाहे वो अपनी गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर इन बीरेन सिंह वहाँ के लोकल आदमी थे, ये जो है इस समुदाय से आते हैं, वो समर्थन कर रहे थे, मैं मान रहा हूँ, तो भी केंद्र सरकार तो वहाँ की नहीं रहने वाली थी ना। केंद्र सरकार को तो ये चीज़ समझना चाहिए था, क्योंकि केंद्र सरकार सबकी गार्जियन है। केंद्र सरकार को तुरंत डायरेक्शन इशू करना चाहिए था 365 में कि यदि आप वहाँ पे व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हो, संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो हम 356 लागू करके और सरकार को वहाँ से हटा देंगे कुछ समय के लिए। लेकिन सरकार ने क्या निर्देश दिया, क्या निर्देश नहीं दिया, क्यों यहाँ तक जो है मणिपुर जल रहा है, लोग बेघर हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई बच्चों का चौपट हो गया है, सबका जो बिजनेस है सब चौपट हो चुका है, ठीक है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है, महिलाओं को निर्लज्ज करके घुमाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह की जो दयनीय स्थिति है, इस पर केंद्र सरकार को जल्द से जल्द एक्शन ले करके और इस मामले की जो समस्या है उसको तुरंत निस्तारित करना चाहिए। और अगर लगता है कि बीरेन सिंह वहाँ पे नहीं जो है मामले को संभाल पा रहे हैं, तो केंद्र सरकार को कहने से पहले बीरेन सिंह को ही यानी मुख्यमंत्री जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक है, और कोई और व्यक्ति वहाँ कमान संभाले। ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, दोनों को आपस में समझा बुझा के क्या समस्या है क्या नहीं है, क्यों ये विरोध कर रहे हैं, क्यों ये मांग कर रहे हैं, इनको क्या समस्या है, क्यों मांग कर रहे हैं, कुछ तो कंप्रोमाइज़ होना ही चाहिए, बीच का रास्ता निकाल करके मामले को शांत करना चाहिए। इस तरह से अगर हिंसा फैलने लगेगी तो और राज्यों में भी फैलना शुरू हो जाएगा, स्थिति बहुत बेकाबू हो जाएगी सरकार के लिए, चाहे वो अभी वर्तमान में भाजपा सरकार हो या आने वाली भविष्य में चाहे भाजपा आए या कांग्रेस आए या कोई भी आए, जो भी आएगी सबके लिए स्थिति बड़ी विकराल होगी। लेकिन नुकसान कुल मिला के इसमें देश का और जनता का, वहाँ के निवासियों का होगा। तो मेरे समझ से सरकार को इस पर तत्काल लगाम लगाना चाहिए और इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए।